बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त खित्ते में सियासी हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। ईस्ट एशिया में चीन ने कह दिया है कि उसने ताइवान पर 2027 में कब्ज़ा कर लेना है, लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ने इस वक्त भारत को घेर लिया है और उसकी चिकन नेक को दबाने की प्लानिंग हो चुकी है। इस वक्त बांग्लादेश से जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, उस्मान हादी के जनाजे के बाद जो नारे वहाँ पर लगाए जा रहे हैं एंटी इंडिया, वो एक अजीब मंजर पेश कर रहे हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरह मुजीबुर रहमान, जो कि पाकिस्तान को भारत के साथ मिलके तकसीम करने वाला था, उसने उसके घर को किस तरह ज़मीं बोस किया गया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक राइट डायरेक्शन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ मंजिलें तय कर रहा है। लीबिया के साथ 4.7 बिलियन डॉलर के दिफाई मुआहदे की खबरें आ रही हैं। बेशक सरकारी सतह पे इसकी कोई भी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जो डिफेंस मीडिया सोर्सेज हैं वो ये खबरें दे रहे हैं और उसके अंदर पाकिस्तान 4.5 बिलियन डॉलर का क्या फ़रोख्त करने जा रहा है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का एक ख़तरनाक जहाज़, बहरी जहाज़, अब पाकिस्तान की नेवी में शामिल हो रहा है। PNS खैबर, ये 4 जहाज़ थे, एक पाकिस्तान को मिल चुका, दूसरा तुर्की का तैयार करदा पाकिस्तान को अभी दिसंबर के अंदर मिलने जा रहा है। और 2 जो जहाज़ पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं उनका क्या स्टेटस है और ये किस तरह पाकिस्तान की खित्ते के अंदर ताकत को और समंदरों में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाने जा रहा है, इस हवाले से आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि दुश्मन हमारी टांगें खींचने में मसरूफ़ है और किस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से अफवाहें फैला के हमें रोकने की कोशिश की जा रही है और उसमें क्या खेल खेला जा रहा है, ये सब आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको लीबिया के बारे में बता दूं। आपको पता है कि चंद दिन पहले CDF यानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया था लीबिया का, तस्वीरें हमारे सामने आ गई थी। अब ये खबरें आ रही हैं कि ट्राई सर्विस डेलीगेशन उनके साथ मौजूद था और लीबिया के साथ बहुत सारे मुआहदे किए गए हैं, जिनमें 16 JF-17 थंडर, 12 सुपर मिशाक एयरक्राफ्ट, ये बेसिकली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में तकरीबन 40 मिशाक एयरक्राफ्ट जो हैं, 40 से 52, ये अभी तुर्की को बना के दिए हैं। इसके साथ ही 44 यानी 44 हैदर टैंक्स, एडवांस इन्फेंट्री सिस्टम्स, नेवल वेसल्स और ट्रेनिंग फराहम की जाएगी इन 4.6 बिलियन डॉलर के बदले में। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफ्रीका से लेके इंडोनेशिया तक और मिडल ईस्ट से लेके सेंट्रल एशिया तक तमाम तर ममालिक के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को ना सिर्फ मजबूत कर रहा है बल्कि वहाँ से बिजनेस भी हासिल कर रहा है, जिसे दोबारा री इन्वेस्ट किया जाएगा डिफेंस के अंदर और अपनी ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा भारत के खिलाफ। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने PNS खैबर, अब ये 4 बेल्जियम क्लास कॉरवेटीज़ हैं, ये तुर्की के साथ जहाज़ों का मुआहदा किया गया था, जिसमें 2 तुर्की में बननी थी और 2 पाकिस्तान में बननी थी। ये तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर का मुआहदा था। अब हमने ये देखा कि एक जहाज़ पाकिस्तान को PNS बाबर मई 2024 में मिल गया था और अब दूसरा PNS खैबर जो है, ये बाबर क्लास का ही यानी जहाज़ है, ये अब पाकिस्तान को दिसंबर में मिलने जा रहा है। और इसके जो ट्रायल्स हैं वो मई से चल रहे थे और हमने देखा कि लाइव फायर जो है उसके ट्रायल्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसके साथ ही पहले ये अक्टूबर में डिलीवर होना था, अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में ये डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसकी रेंज 15 दिन और तकरीबन 3500 नॉटिकल माइल इसकी रेंज है। एंटी शिप मिसाइल जो है इसके साथ लग सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, जो कि पाकिस्तान का अपना बनाया गया है। स्मैश का तजर्बा अभी हाल ही में किया है और इस तरह के दीगर जो मिसाइल हैं पाकिस्तान के सरफेस टू एयर, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 3300 से 3000 टन की ये शिप जो है ये इस वक्त समंदरों में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर का किरदार अदा करने जा रही है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेके हर तरह के
हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसमें लगे हुए हैं जासूसी के लिए। अब जो दो तो ये तुर्की से आ गई, तीसरी हम ये देख रहे हैं कि पीएनएस बदर जो है वो कराची शिप यार्ड के अंदर वो फाइनल स्टेज के अंदर है और उसके ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं, जबकि पीएनएस तारिक चौथी जो है ये भी कराची शिप यार्ड के अंदर ही बनाई जा रही है और 2026 के आखिर में इसके ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ तुर्की के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत किया गया है। अब जहां तुर्की पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स की असेंबली की फैक्ट्री लगाने जा रहा है और तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शोहरत पा चुके हैं, तो पाकिस्तान इनको भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखेगा। और कुछ अरसे के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने 2 शिप्स जो हैं वो कराची में बनाई हैं, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान ये शिप्स बना के दुनिया को फ़रोख्त करने की पोजीशन में बहुत जल्द आ जाएगा। अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये चीजें चल रही हैं, हथियार इकट्ठे हो रहे हैं, भारत का मुकाबला करने के लिए उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सियासी हालात भी बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया था कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल मिलके भारत को बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर फेंक सकते हैं। अब उस हवाले से लगता यह है कि तमाम तर प्लानिंग को अमली जामा पहुंचा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। पहले एक ख्वातीन को रोका गया और उनको यह कहा गया कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, आप चीन की शहरी हैं, आपको भारतीय पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर भारत बहुत ज़्यादा तलमलाया। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह भारत की रॉ ने उस्मान हादी को कत्ल किया है और जिस तरह उसके बाद पूरे एहतजाज हुए हैं, शेख मुजीबुर रहमान के घर को जला दिया गया है और वहाँ पे 2 लाख लोगों ने वहाँ पे इंक्लूडिंग मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है बांग्लादेश के इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने जनाजा पढ़ा है। और अब हम ये देख रहे हैं कि भारत की चिकन नेक इस वक्त गैर महफूज हो चुकी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये चिकन नेक है क्या। अगर आप नक्शे पे देखें तो जो 7 सिस्टर्स हैं ये चिकन का फेस है, यानी उसका मुंह है, उसका सर है, और जो बकाया भारत है वो चिकन का धड़ है। और ये जो बारीक सी गली है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है और आम जुबान में इसको चिकन नेक कहा जाता है, यहाँ पे 17 से 22 किलोमीटर का एक तंग रास्ता है जो कि बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान है। अगर इस रास्ते को काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ही बिल्कुल डोकलाम है भूटान का और वहाँ उसके साथ ही चीन भी वहीं पे मौजूद है, तो ये रास्ता काटने के बाद जो 7 रियासतें हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। और इनको तोड़ना क्यों आसान है, ये बात आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये जो 7 रियासतें हैं ये इस वक्त भारत के लिए इंतहाई गैर महफूज रियासतें बन चुकी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि भारत की ये 7 रियासतों में आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और ये अरुणाचल प्रदेश जिसको चीन क्लेम करता है, ये 7 रियासतें वहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त BRI की पस मंज़र के अंदर चाइना बड़ी तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि 14 बेसिस जो हैं वो जनूबी तिब्बत के करीब वहाँ पे 14,000 फुट की बुलंदी पे बनाए गए हैं। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इसके साथ ही हवाई अड्डों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और वहाँ पे J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ साथ ड्रोन्स और एंटी डिफेंस सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। और हैविली, आपको पता है कि चीन के पास किस किस किस्म के हथियार मौजूद हैं, तो हर तरह के हथियार वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हेलीकॉप्टर ही क्यों ना हो, जो ऐसी जगह पे इतनी ऊंचाई पे ऑपरेट करते हैं जहाँ पे ह्यूमन पायलट की कैपेबिलिटीज़ जवाब दे जाती हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये जो 7 रियासतें हैं ये क्यों टुकड़े टुकड़े होने जा रही हैं। अगर हम नागालैंड को देखें तो यहाँ पे है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये 1947 से आज़ादी मांग रहे हैं। इसके साथ ही आगे हम बात करें तो आ जाती है मणिपुर, यहाँ पे है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है ये 1978 से वहाँ पे अपनी आज़ादी के लिए काम कर रही है और कई बार फौजी ऑपरेशंस किए गए इनकी सरगर्मियों को रोकने के लिए, लेकिन भारत नाकाम
नाकाम रहा। इसके साथ है आसाम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये भी एक आज़ादी की तहरीक है और 1979 से भारत के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। उसके बाद आते हैं मिजोरम यानी MNF, ये 1966 से इन्होंने बगावत की हुई है और इसके साथ त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी वक्तन फ़वक्तन भारत मुखालिफ सरगर्मियाँ वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश की तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइना के पास है, क्योंकि चाइना उसको मेनलैंड चाइना का हिस्सा समझता है और चीन ने वो भारत से वापस लेनी ही लेनी है, चाहे आज ले, चाहे कल ले या चाहे परसों ले। लेकिन असल खेल चल क्या रहा था? इस वक्त बहुत तकलीफ है भारत में बांग्लादेश के हालात को लेके। आपको ये पता है कि शेख मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में किए, और शेख मुजीबुर रहमान हो या उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद हो, ये हमेशा से ही भारत के करीब रहे हैं और उनकी प्रॉक्सी के तौर पे बांग्लादेश में ऑपरेट करते रहे हैं। अब इन्होंने जो रायतें दी अपने दौरे हुकूमत के अंदर भारत को, कि तमाम तर सरहदी तनाज़ात को इन्होंने हल कर दिया, इसके साथ ही रेलवे की कनेक्टिविटी बना दी। अब एक तरफ भारत है, दरमियान में आ जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे बांग्लादेश, और उसके बाद आ जाती हैं ये 7 रियासतें। तो यहाँ पे तिजारत और ट्रांजिट राहदारियाँ भी बांग्लादेश में से गुजर के इन 7 सिस्टर्स के अंदर जा रही थी, और अंदरूने बांग्लादेश के जो भारतीय असासे थे उनकी भी ये हिफाजत कर रही थी। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है, चीन इस सारे के सारे मंजरनामे को देखते हुए बड़ी तेज़ी के साथ बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पे चाहे बंदरगाहें हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दिफाई मुआहदे हो। अब आपको पता है हाल ही में J-10C के हवाले से भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने जा रहे हैं। तो इस वक्त चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक दायरे में घेर लिया है, और अब भारत की दिफाई सांसें किसी भी लम्हे बंद होने जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत की अपनी इंडियन फॉरेन पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त भारत बांग्लादेश के अंदर इररेलेवेंट हो चुका है। शशि थरूर इस कमेटी के अंदर मौजूद थे। अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में भारत गैर मकबूल हो चुका है, और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि 71 के मामले में यानी 1971 में जो भारत ने बांग्लादेश को हेल्प की थी, इस वक्त बांग्लादेश का नौजवान इस सारी सूरत हाल को शक की निगाह से देख रहा है। इस वक्त कौम परस्त हो या चाहे इस्लामिक बैक कर रहे हो, वहाँ पे ये सारे के सारे जो वर्डिंग है ये भारत यूज़ कर रहा है, और अवामी लीग जो है वहां पे उसका खात्मा किया जा रहा है। और चीन जो है और पाकिस्तान ये बांग्लादेश के अंदर वापसी कर चुके हैं, और शेख हसीना वाजिद का पत्ता हमेशा के लिए काट दिया गया है। इसके साथ ही आपको पता है कि फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही थी। उस पर वाइट हाउस के तर्जमान ने यह तरदीद कर दी थी कि फील्ड मार्शल का कोई भी दौरा इस वक्त प्लान नहीं है वाइट हाउस के लिए। लेकिन जो इस वक्त जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर शमूलियत, और उसमें साथ में ये बातें भी फैलाई जा रही हैं कि अगर पाकिस्तान ना करता है तो ट्रंप जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, और अगर ट्रंप नाराज़ होते हैं तो फिर पाकिस्तान की चाहे मुआशी मदद हो, चाहे डिफेंस का कोऑपरेशन हो, जो F-16 मिल रहे हैं, एमराम 120 मिल रहे हैं, या दीगर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर सच कह दिया यानी कि यस कह दिया तो फिर क्या होगा। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान में एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स हैं वो जीना धोबर कर देंगे, क्योंकि इस वक्त जो गज़ा के अंदर इसराइल ने हरकतें की हैं उसके बाद ये नफ़रत कई गुना बढ़ चुकी है। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि जो इस्लामिक जमातें हैं वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर सकती हैं, PTI जो है वो अपने आप को दोबारा मोबिलाइज कर सकती है। जो पाकिस्तान का लॉन्ग स्टैंडिंग जो इसके ऊपर स्टांस है उसको धोखा देने की कोशिश की जा रही है, और खित्ते के अंदर बहैसियत वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का जो मोराल है वो डाउन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पे ये कह दिया है कि वो वहाँ पे पीस कीपिंग के तौर पे जाएगा, पीस इन्फोर्समेंट फोर्स के तौर पे किसी सूरत भी नहीं जाएगा।
لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ سٹیبلائزیشن فورس جو ہے بھیجنے کی جو پیشکش ہے یا اس کے اوپر غور کرنا بڑے احتیاط اور محتاط انداز کے اندر مارکو روبیو نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے مشکور ہیں اور پاکستان ایک اہم ملک ہے, اگر یہ متفق ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اہم مائلسٹون ہوگا, یعنی کہ وہ ابھی ہمارے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی غزہ کے اندر جا کے حماس کو ڈس آرم کرنے کی رسپانسبلٹی نہیں لینی. اب اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ مسئلہ اور یہ مرحلہ طے ہوتا ہے تو پھر فورس کی جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ جو اس کی کمانڈ ہے, اس کی فنڈنگ ہے, اس پر بحث شروع ہو جائے گی اور جو اگلا مرحلہ ہے اس میں بورڈ آف پیس بنایا جائے گا اور اس میں فلسطینی ٹیکنوکریٹ کے گروپ کا قیام کیا جائے گا جو کہ روزمرہ کے گورننس کے معاملات کو چلائے گا. اس وقت دشمن پاکستان کے اندر پھوٹ ڈالنے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے, لیکن ہم نے دشمن کے جال میں نہیں آنا. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو بھی ریاست ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پاکستان کے حق میں کرے گی اور بہترین فیصلہ کرے گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.